साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट का। जजमेंट का नाम है अजीत राणा बनाम पूजा कुमारी। इसको जो है आज हम डिस्कस करेंगे और जजमेंट का डेट है 2 दिसंबर 2025। देखिए, जब भी आप चाहते हैं चाइल्ड कस्टडी, उसके दो विकल्प हैं। या तो आप बच्चा लेके आ जाओ। आपके माइंड में डर होगा कि यू माइट बी इम्प्लीकेटेड इन अ फॉल्स किडनैपिंग केस। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप बच्चे के गार्जियन हैं और बच्चे को आप ले आते हैं और बच्चा पैनिक फील कर रहा है विद मदर कस्टडी, तो ऐसे सिनेरियो में ये किडनैपिंग नहीं है। यू कैन नॉट बी बुक्ड फॉर सेक्शन 137 ऑफ बीएनएस, जो कि जुड़ा हुआ है किडनैपिंग से। क्लियर हो गया? बहुत ईजी कंसेप्ट है और इस पर कई जजमेंट है। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का भी है, गुजरात हाई कोर्ट का भी है, इवन राजस्थान हाई कोर्ट का भी है, जहां पर ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है लेड डाउन किए गए। क्लियर हो गया अपने को? साथियों, अगर आप नहीं चाह रहे बच्चे को लेके आना, तो ऐसे सिनेरियो में यू हैव टू प्रोसीड एज पर सेक्शन 25 ऑफ गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, क्योंकि यही सेक्शन जो है डील करता है रिगार्डिंग द कस्टडी केस पर। इसके साथ साथ हमें दो महत्वपूर्ण सेक्शंस भी जो है इंकॉर्पोरेट करने होते हैं, जो कि हैं धारा 7 और धारा 10। तो पिटिशन जब भी फाइल करेंगे हम, तो हमें धारा 7, धारा 10, धारा 25 गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट के प्रावधानों के तहत दाखिल करनी होगी। और कौन बेस्ट गार्जियन होगा बच्चे के लिए, ये कोर्ट डिसाइड तो करेगा, पर इसके लिए कोर्ट को निर्भर करना होगा धारा 17 गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट पे। तो कुल मिला करके हमें इंसेप्शन पे मालूम पड़ गया यदि हमें प्रोसीड करना है तो हमें किन किन प्रावधानों के तहत जो है आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं मोटी मोटी बात कि आपने अप्लाई करा इंटरिम कस्टडी के लिए या आपने अप्लाई करा कस्टडी के लिए और दोनों ही सूरतों में हार गए, तो आपको जाना होगा धारा 19 फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत माननीय हाई कोर्ट में रिगार्डिंग द अपील। क्लियर हो गया अपने को? पर एक बात ध्यान रखिएगा कि धारा 19 फैमिली कोर्ट एक्ट तभी एप्लीकेबल है कि जब फैसला फैमिली कोर्ट का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अंडरलाइन कर लो। देखिए, एक डिस्प्यूट हुआ पेरेंट्स के बीच में और उनके दो बच्चे हुए, एक तो है मेल चाइल्ड और दूसरा है फीमेल चाइल्ड। जो मेल चाइल्ड था, जो कस्टडी थी उसकी, वो तो मिल गई पिता को, और जो फीमेल चाइल्ड थी उसकी जो कस्टडी है वो मिल गई माँ को। तो क्या क्या दावपेच रहे और क्या क्या रहे सिनेरियो, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, जब भी आप लोग केस को लड़ते हो, खासकर चाइल्ड कस्टडी केस को, तो वहां पर एक स्टोरी जो है सेटअप होती है। क्लियर है बात ये? तो अगर आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो, मींस केस किया है माँ ने और आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो, एंड वाइस वर्सा, दोनों स्थितियों में आपको स्पेसिफिक तर्क, स्पेसिफिकेशंस विद प्रूफ जो है रखने होंगे टू शो दैट यू आर द बेटर गार्जियन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट शो दैट कि जो कंसर्न मदर है, ये जो कंसर्न अपोजिट पार्टी है, वो एलिजिबल नहीं है टू हैव द कस्टोडियन राइट्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी शो करना होगा कि अगर बच्चा उनको दिया गया इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड कस्टडी, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के बिगड़ने की और बच्चे का वेलफेयर खराब होने की पूर्ण जो है स्थिति रहेगी। तो आपको एक एक पॉइंट पे जो है काम करते हुए चलना होगा। तो सबसे पहली बात, हमें सेटअप करना है स्टोरी को, जो इतना आसान काम नहीं है। अगर आपको स्टोरी को जो है करना है फॉर्मुलेट, तो आपको जाना होगा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव रिव्यू। बेसिकली करना क्या है कि सर्टेन क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म बाय यू व्हाइल नरेटिंग द पिटिशन। सबसे पहले काम कीजिए, एक क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए आपके अपने बारे में कि आप कौन है। क्लियर है? आप उसमें लिखिए उत्तर में कि मेरा नाम सुवेंसो है, मेरे पिता का नाम सुवेंसो है, मैं फला फला घर में निवास करता हूँ और ये मकान मेरे नाम पे नहीं है बल्कि मेरे पिताजी के नाम पर है। क्लियर है? या ये मकान जो है किराए पर है और मेरी क्वालिफिकेशन सो एंड सो है, मैं वर्तमान में आय तो कमा रहा हूँ पर मेरी आय सैलरी से है जो कि इतनी है, या बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरी आय सो एंड सो है। तो बेसिकली आप खुद के बारे में सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे कि अगर बच्चा आपके पास में आएगा तो उस कंडीशन में आप रखेंगे क्लेम रिगार्डिंग द फाइनेंशियल कैपेसिटी, तो कितना आप स्ट्रांग रहेंगे। और जब क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे आप, तो वही कभी क्वेश्चंस फ्रेम करना आपको अपोजिट पार्टी के लिए, वही सेम क्वेश्चन कि मेरी पत्नी की स्थिति क्या है। अगर मान लीजिए पत्नी बेरोजगार है, वो हाउस वाइफ है, तो यहाँ हमारा क्लेम जो है वो होगा ऑन द डोमिनेंट साइड। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमको फ्रेम करना है, मैं केवल कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ और इस विषय पे मैंने अलग से जो है कंटेंट लिखा भी है और उसको अपलोड भी किया यूट्यूब पे, आप उस कंटेंट को जो है जाकर देख सकते हैं। पर मोटी मोटी बात मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चंस को फ्रेम करें तो जनरल बातें जो है दिमाग में रखें, हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हमारे केस को, सिंपली वी हैव टू ड्राफ्ट आवर केस। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा था वो विद्यालय कैसा था और उसका क्या स्टेटस है। क्लियर है बात ये? अगर बच्चा पढ़ रहा था आपके पास में, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो किसी बड़े स्कूल में जो है पढ़ रहा था जिसकी फीस सो एंड सो है। इसके अलावा अभी वो माँ के पास में, तो जो कंसर्न स्कूल जहां उसकी माँ उसको भेज रही है वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, उतना डोमिनेंट नहीं है, बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर जो है वेलफेयर नहीं हो पाएगा, तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। तो हमें डिफरेंट बिंदु पर जो है आगे बढ़ना होगा और क्वेश्चंस को जो है फ्रेम करना होगा। अगर क्वेश्चंस फ्रेम कर लिए और सपोर्टिंग एविडेंस हो गए, तो पिटिशन ड्राफ्ट करना कोई भी बड़ा काम नहीं है। तो सिंपली वी हैव टू ड्राफ्ट द क्वेश्चंस
फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर द वाइफ, और उसके आंसर जो है लिखने हैं दोनों ही पक्षों के हिसाब से, क्योंकि जो आंसर आपके वाइफ के लिए होंगे वही उसका संभवतः रिप्लाई भी होगा। तो हम उनका रिप्लाई जो है एडवांस में तैयार करते हुए चल रहे हैं। हमको ये मालूम है कि वो रिप्लाई में क्या क्या चीजें लेके आ सकते हैं संभावित रूप से, तो हम वहां पर डोमिनेटली तैयार कर लेंगे अपने आप को। केस को लड़ना हमारे लिए कॉम्प्लिकेट टास्क नहीं होगा, कठिन टास्क जो है वो नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है आप नोट डाउन करते हुए चले। तो इस केस में क्या हुआ था कि कंसेंट स्टोरी में सेटअप किया गया कि पक्षकारों का जो है विवाह हुआ, उससे जो है इनके बच्चे हुए, पर यहाँ पर आरोप यह था हस्बैंड का कि मेरे वाइफ के जो है अवैध संबंध है, और यही आरोप जो है वाइफ का था। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लगा रहे हैं आरोप अपनी पत्नी पे कि उसके अवैध संबंध है, तो सिर्फ आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा, आपको आरोप जो है प्रमाणित करने होंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कोर्ट में कि उसका एक मेल फ्रेंड है या उसके साथ वो घूमती है, वो एडल्ट्री में है, ये पर्याप्त नहीं है। यू हैव टू शो द सर्कमस्टेंसेस, इसके आधार पर कोर्ट जो है एडल्ट्री को अज्यूम कर सके या प्रिज्यूम कर सके। अगर आप प्रॉपर एविडेंस नहीं देंगे तो वहां पर नुकसान जो है आपका ही होगा। अब ये एविडेंस क्या क्या है? मान लीजिए आपने कोई चैट पकड़ ली वाइफ की, या कोई रिकॉर्डिंग पकड़ ली, या आपके पास कोई फोटो आती है फॉरवर्ड होकर के, जिसमें आपकी वाइफ और जो कंसर्न पर्सन है वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है, जब उनके खिलाफ स्थितियां हैं इंक्रिमिनेटिंग, द एविडेंसेस आर क्वाइट गुड, और इसको हम पेश कर सकते हैं एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 63 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोर्ट केस को लड़ते हैं तो जो एविडेंस कोर्ट में जारी है, इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, इट शुड नॉट बी सस्पेंडेड। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि एविडेंस को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, एविडेंस कॉम्प्रोमाइज भी हो सकती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि आप प्राइवेट एक्सपर्ट से राय लेकर के समुचित तरीके से धारा 63 बीएसए के अकॉर्डिंग अपना समुचित साक्ष्य जो है पेश करें, ताकि हम एक डोमिनेंट क्लेम जो है बिफोर कोर्ट रख पाए। क्लियर हो गया अपने को? अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये गलती हुई थी हस्बैंड से कि वो समुचित साक्ष्य जो है नहीं दे पाया, और वाइफ भी जो है इस केस में जो समुचित साक्ष्य थी वो नहीं दे पाई रिगार्डिंग द एडल्ट्री। तो वहां पर एडवर्स इन्फरेंस जो है ड्रॉ हुआ। क्लियर हो गया अपने को? अब साथियों, जब भी आप पिटीशन को दाखिल करेंगे तो अगली पार्टी जो है अपीयर होगी। अगली पार्टी जब भी अपीयर होगी तो उसकी प्राथमिकता क्या रहेगी कि मैं डिले करूं, ओके, बच्चे उसके पास में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग लगा रहे हैं केस चाइल्ड कस्टडी का, वी आर सपोज टू मूव फॉर द एप्लीकेशन ऑफ टेम्पररी कस्टडी, इंटरिम कस्टडी एंड द विजिटिंग राइट्स। और एक बात ध्यान रखिएगा कि गुजरात हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जो भी एप्लीकेशन है इंटरिम की, वो कोर्ट को तय करनी ही करनी है 90 दिन के अंदर अंदर। अगर वो डिले भी कर रहे हैं तो हम कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि हमें इंटरिम राहत दी जाए और बच्चों से मिलवाने के या बच्चों की टेम्पररी कस्टडी जो है हमको प्रोवाइड की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिनेरियो है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने महत्वपूर्ण बच्चे के लिए माँ है, उतने महत्वपूर्ण आप भी हैं। किसी भी रूप में जो कंसर्न पिता है उसकी कस्टडी से या उसके विजिटिंग राइट से बच्चे को महरूम नहीं किया जा सकता। और ये मैं नहीं कहता, इस पॉइंट पर एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि बच्चे के वेलफेयर के लिए पिता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप उन जजमेंट्स की लाइट में अपने पक्ष को रखें, और अगर कोर्ट डेट भी दे रहा है, डेट लंबी भी दे रहा है, तो ऑन द स्पर ऑफ मूवमेंट आपको सेक्शन 151 सीपीसी के तहत एक अर्जी मूव करनी है, और उसमें यह लिखना है कि अगर इसमें डेट पड़ी 6 महीने की या 3 महीने की, तो अल्टीमेटली जो राइट एक पिता के हैं वही तो अफेक्ट होंगे। आज एक पिता का अधिकार क्या है कि उसका बच्चा जो है आगे बढ़े। अगर डिले होगा, जो राइट एक्सरसाइज करने के पिता को अपने बच्चे के वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में वो प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर नहीं पाएगा। जितना डिले होगा उतनी ही प्रॉक्सिमिटी खत्म हो जाएगी, उतना ही अफेक्शन खत्म होगा, उतनी ही बॉन्डिंग वीक होगी, और अल्टीमेटली जो बच्चे का वेलफेयर है वो भी अफेक्ट होगा। तो बच्चे को परजुरी कॉज ना हो तो एज पर द गाइडलाइंस डेट शॉर्ट दी जाए, और अगर रिप्लाई पेश नहीं कर रहे हैं अपोजिट पार्टी तो इंटरिम राहत जो है हमें दी जाए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अपोजिट पार्टी अगर डिले कर रही है और इस तरह कॉन्टेक्ट जो है सामने दिखाई दे रहा है, तो वी में इंसिस्ट द ऑनरेबल कोर्ट बाय स्पेसिफाइंग द फैक्ट्स इन द पिटीशन एज पर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर एक बात जो है ध्यान रखनी है कि जब भी हम केस फाइल करते हैं तो हमारे गवाहन जो है रिकॉर्ड पर आते हैं। अब हमारे गवाहन में जो अमूमन लोग हैं वो हमारे घर वाले होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो आपके घर वाले हैं जब भी होते हैं एग्जामिन, और आपके जो बयान रिकॉर्ड पर होते हैं उनमें होता है गंभीर विरोधाभास, जिसका फायदा मिलता है अपोजिट पार्टी को। तो एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि केस दाखिल करने से पहले आप अपने घर वालों को एक पर्चा पकड़ा दो और उनसे कहो कि उनका जो भी थॉट है कंसर्निंग योर वाइफ उसको जो है मेंशन कर दें। अगर आपके विचारों में विरोधाभास इंसेप्शन पे नहीं आएगा तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब पिटीशन आप ड्राफ्ट करोगे एज गवाह वो लोग आएंगे, तो जब विरोधाभास ही नहीं होगा तो वहां पर चांसेस बढ़ जाएंगे सफलता प्राप्त करने के। हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं बाद में, आपने क्या बयान दिए, उनके क्या बयान हुए। अगर आपके जो मुख्य परीक्षण है उसमें ही विरोधाभास दिखाई देगा तो डेफिनेटली अपोजिट पार्टी इसका एडवांटेज ले जाएगी, इसलिए ये गलती ना करें। हालांकि
एज पर द प्रोटोकॉल हम उनके एफिडेविट दे सकते हैं, पर कई बार कोर्ट अड़ जाती है कि बयान तो हम कराएंगे ऑन ओथ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे को बहुत ट्रबल जो है फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं हो, तो ये विशेष प्रोटोकॉल है, इसका जो है ध्यान रखिएगा। साथियों, जब भी डिसीजन होगा कोर्ट का तो कुछ फंडामेंटल्स हैं। सबसे पहले बात, आपके अवरमेंट क्या है और उनका क्या है स्पेसिफिकेशंस। दूसरी बात, जो रिप्लाई दे रही है अपोजिट पार्टी, उसमें एडमिशंस क्या क्या है, और खासकर ऐसे एडमिशंस जो आपको देंगे प्लस पॉइंट। उदाहरण के लिए, आपकी वाइफ अगर बच्चों को मार रही है और बच्चों को जो है कर रही है गाली गलौज, और उसकी एविडेंस आपके पास में है, आप उसको पेश कर रहे हैं और वाइफ उसको एडमिट करती है, वी आर गेटिंग प्लस पॉइंट। और अगर एविडेंस की आपने करा ली है साइबर स्क्रूटनी, और एज पर सेक्शन 63 ऑफ बीएसए आपने पेश किया एविडेंस को, और वाइफ अगेंस्ट दी एडमिटेड पोजीशन बयान दे रही है, तो वहां पर धारा 119 बीएसए के तहत भी इसके विरुद्ध एडवर्स इन्फ्रेंस जो है ड्रॉ हो सकता है। इसी प्रकार अगर वाइफ मार रही है आपके माता पिता को, वाइफ झगड़ा कर रही है आपसे, इसके प्रॉपर एविडेंस है, वी आर हैविंग द प्लस पॉइंट। वाइफ ने जो है छोड़ दिया बच्चों को पीछे और चुपचाप जो है घर से निकल गई, वी आर हैविंग द प्लस पॉइंट। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आप बात करते हैं अपने बच्चों से, बच्चे रोते हैं फोन पे कि मुझे पापा ले चलो, आपके बगैर जो है मेरा मन नहीं लग रहा है। और बच्चे इस प्रकार अगर अपनी विलिंगनेस को जो है जाहिर कर रहे हैं टू बी विथ यू, तो यहाँ जो एविडेंसेस आपने रिकॉर्ड किए, इन दैट सिनेरियो वी आर हैविंग द प्लस पॉइंट। मैंने देखा है अमूमन कि जब पत्नियां लेके आती है बच्चों को कोर्ट में, तो उनको ये लोग करते हैं ट्यूटेड। बच्चे फिर कोर्ट में घबरा जाते हैं, वो जवाब देने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो जज को लगता है कि जब बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा है तो इट मींस बच्चा होगा अनविलिंग। तो आपका जो एविडेंस रिकॉर्ड पर होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट के लिए भी इजी रहेगा टू फाइंड आउट कि ये बच्चा जो है ट्यूटेड है। इसके अलावा इस कॉन्टेक्स्ट में हम बच्चे के साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन की मांग भी कर सकते हैं, और ऐसे कई फैसले हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के जिसमें ये कहा गया है कि अगर बच्चे का होगा साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन, तो ये मालूम पड़ पाएगी वास्तविकता कि बच्चे का क्या वेलफेयर है, क्या ब्रिंगिंग है, कई बच्चा ट्यूटेड तो नहीं है, कई बच्चा दबाव में तो नहीं है। इसलिए हर एक पॉइंट पे हमें अलर्ट और तैयार होकर जो है चलना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है डिवोर्स केस फाइल कर रहे हैं, और डिवोर्स केस जो है वो होता है फाइल म्यूचुअल कंसेंट से, तो उसमें हम बच्चे कस्टडी के राइट को वेव करते हैं, बच्चे से हम नहीं मिलेंगे, इस बात को भी जो हम वेव करते हैं। ऐसी गलती जो है मत कीजिएगा। जितना अपने राइट्स को वेव करोगे तो उन्हें पुनः प्राप्त करने में आपको ही ट्रबल जो है कॉज होने वाला है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फाइल करते हैं चाइल्ड कस्टडी केस, और इसके साथ साथ आपने फाइल किया है डिवोर्स केस, तो जो भी एलिगेशन लगाए आपने अपनी वाइफ पे, इस बात को अश्योर कर लीजिएगा कि वो एलिगेशन सपोर्टेड बाय एविडेंस है या नहीं है। अगर एलिगेशन सपोर्टेड बाय एविडेंस नहीं है तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, और धारा 119 बीएसए में एडवर्स इन्फ्रेंस भी ड्रॉ हो सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है बच्चे का वेलफेयर। तो बच्चे का वेलफेयर क्या होगा, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, इस पर अलग से मैंने कंटेंट जो है अपलोड किया है, आप जाके जो है देख सकते हैं। कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैसले हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी एंड विजिटेशन, ये आपको जो है मैं नोट डाउन करवा देता हूँ। पहला फैसला है गौरव नागपाल बनाम सुमेधा का, जिसका साइटेशन है 2009 वॉल्यूम 1 एससीसी पेज नंबर 42। दूसरा है फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, साइटेशन है 2008 वॉल्यूम 9 एससीसी पेज नंबर 413। तीसरा फैसला भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, साइटेशन है 2020 वॉल्यूम 3 एससीसी पेज नंबर 67। चौथा है गायत्री बनाम जितेन का फैसला, फैसला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, साइटेशन है 2012 वॉल्यूम 12 एससीसी पेज नंबर 471। अगला जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, साइटेशन है 2024 वॉल्यूम 10 एससीसी पेज नंबर 588। फिर फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पुणे, जिसका साइटेशन है 2024 वॉल्यूम 7 एससीसी पेज नंबर 564। एक फैसला और भी है जिसका साइटेशन है 2010 वॉल्यूम 14 एससीसी पेज नंबर 274। तो जब भी आप लोग प्लीडिंग्स कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण फैसले हैं रिगार्डिंग योर राइट्स, इन पे जो है जरूर आप जो है रिलाई कीजिएगा। इसके अलावा जो बयान हो रहे हैं अपोजिट पार्टी के, उसमें आप कितना विरोधाभास क्रिएट कर पाते हैं, उसमें कितना आप क्रिएट कर पाते हैं इनकंसिस्टेंसी, जिसका फायदा जो है आप ले सकते हैं। जितना उनके बयानों में होगा विरोधाभास, उतना जो है अपने को फायदा मिलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि वाइफ ने जो है झूठा केस लिखा दिया आपके खिलाफ और उसमें आप एक्विटल हो गए, अगेन वी आर हैविंग द प्लस पॉइंट। और कई बार ये भी होता है कि वाइफ जो है कहीं और काम कर रही है और वो जा रही है बच्चे छोड़ के अपने पिता के पास में, अपनी माँ के पास में, तो वहां भी हमारे लिए बनता है प्लस पॉइंट। तो हर एक पॉइंट पे हमें काम करना है, पर स्टेप बाय स्टेप जितना हम पॉइंट रख पाएंगे उतना ही हम बेनिफिट ले पाएंगे। और आपके हर पॉइंट में होना चाहिए लॉजिकल कंक्लूजन। कंक्लूजन अगर लॉजिकल नहीं है तो आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे, इसलिए हर एक पॉइंट पर काम करना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं वेलफेयर की, अपब्रिंगिंग की, तो कैसे हम बच्चे का फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल वेलफेयर कर पाएंगे, इस पर जो है हमें एम्फेसाइज करते हुए प्रॉपर ड्राफ्टिंग करनी है, प्रॉपर सबमिशंस देने हैं। और अगर रिप्लाई में वाइफ कोई ऐसी बात लेके आ रही है जो कि पूर्णतः झूठी है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, तो रिजॉइंडर जरूर करें। अगर आपने रिजॉइंडर नहीं करा तो जो उसकी प्लीडिंग है वो हो जाएगी स्टैंड, तो उस पर्सपेक्टिव में एविडेंस आप लीड नहीं कर पाओगे। इसलिए सावधानी ही बचाव है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है जो मैंने आपको बताया। तो इसलिए जब भी आप काम करें चाइल्ड कस्टडी केस में, तो ये पैरामीटर, ये बिंदु जो है विशेषता ध्यान में रखें। जल्दी मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ।
टिल देन, जय हिंद, जय भारत।